सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 63 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will revise the chapter federalism in this worksheet. सो एज यू ऑल नो कि हमारा 10th का सिलेबस तो अब ख़त्म ही हो चुका है, तो जो हमने पहले से लेसन को रीड कर रखा है उन्हीं चैप्टर्स की अब हम रिवीजन कर रहे हैं, और इस रिवीजन में भी हम 1 मार्कर क्वेश्चन की आज रिवीजन करेंगे इस लेसन की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं। तो देखिए, व्हेन powers are taken from the central and the state government to local governments, it is called decentralization of power। यानी जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स थोड़ी थोड़ी पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। सो नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। Who plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रोसीजर्स के इम्प्लीमेंटेशन में कौन देखरेख करता है और अपनी इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, तो वो कौन है? वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी ही ऐसा करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू our constitution, who has the power to legislate on residuary subjects। तो देखिए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि मान ली मैं आपको बताता हूँ कि 3 लिस्ट होती हैं, जिनमें से एक पर जो लॉ मेकिंग करती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, एक लिस्ट पर जो भी उसमें सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रह जाते हैं जो बच जाते हैं, जिन्हें हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, और इन पर जो लॉ मेकिंग करेगी वो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही नाम है, चाहे तो हम उसको यूनियन गवर्नमेंट बोल दें चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दें, वो ही इस पर लॉ मेकिंग करती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट वर्क इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट के कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं? तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और ये तो हमें पता भी होना चाहिए और हम सुनते भी रहते हैं। एंड दैट आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, और विलेजेस में कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं? वो होते हैं पंचायत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 5, why do we need local governments? So the answer is so that local issues can be resolved easily। तो देखिए, जो लोकल इश्यूज होते हैं वो लोकल लेवल पर ही बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हमें लोकल गवर्नमेंट की नीड होती है, ज़रूरत होती है। Now the question number 6 is who can make laws relating to the subjects mentioned in the concurrent list। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था concurrent list पर दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, both are eligible to make laws in the concurrent list। Now the question number 7 is rewrite the statement after correcting the underlined phrase। यानी यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें एक अंडरलाइन फ्रेज भी है, तो वो फ्रेज इनकरेक्ट है, आपको उसको करेक्ट करना है और अपने स्टेटमेंट को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर टू मेक लॉ। क्या एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है लॉ मेकिंग करने की? नो, आंसर इज द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ। है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 8 इज फिल इन द ब्लैंक्स।
beside Hindi there are dash other languages recognized as scheduled languages by the constitution. तो इसमें आंसर आएगा 21. Beside Hindi there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. तो देखिए टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो है 22 एंड beside हिंदी 21 है. Now the question number 9 is, which among the following is not an example of coming together federation? तो coming together federation के एग्जाम्पल यूएसए भी है, स्विट्जरलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है. सिर्फ एक स्पेन नहीं है, क्योंकि स्पेन जो है वो होल्डिंग टुगेदर में आता है, ना कि कमिंग टुगेदर में आता है. तो इसका मतलब आंसर हुआ स्पेन. नाउ 10th क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे. In the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. Assertion is, the distrust between Sinhalas and Tamils turned into widespread conflicts. जो सिन्हाला और तमिल के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, एक फीलिंग थी डिस्ट्रस्ट की, वो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स में चेंज हो गया. इसका रीज़न है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म इन श्रीलंका. तो इसका रीज़न इन्होंने ये बताया कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न किया गया था कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करेगा और फॉस्टर यानी आगे बढ़ावा देगा. तो देखिए दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द असर्शन. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई यही इसका आंसर है, लेकिन ये मना भी नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कॉज. तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि जो A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम A वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. Thank you very much.